वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में कार्बो का अर्थ है कार्बन और हाइड्रेट का अर्थ है जल या वाटर। इसको कहा जाता है कि कार्बन के हाइड्रेट यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का क्या अर्थ हुआ? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और इसका सामान्य सूत्र CnH2ON। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा अणुओं के आधार पर निम्न भागों बांटा गया है, जिसमें से पहला है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है डाइसैकेराइड्स, तीसरा है ओलिगोसैकेराइड्स और चौथा है पॉलीसैकेराइड्स। अब देखिए इसमें जो मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स में मोनो का मतलब है एक, अर्थात शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है इसमें। और डाइसैकेराइड्स में डाई का मतलब है दो, अर्थात शुगर के दो मॉलिक्यूल होते हैं। और ओलिगोसैकेराइड्स में ओलिगो का मतलब है फ्यू, फ्यू का मतलब है कुछ, तो इसमें 3 से लेकर के 9 तक शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। और पॉलीसैकेराइड में पॉली का मतलब है मेनी, मेनी का मतलब होता है अनेक, यानी इसमें 10 या 10 से अधिक मॉलिक्यूल होते हैं शुगर के। अब देखिए जो मोनोसैकेराइड्स है इसमें अगर इसके उदाहरणों को देखा जाए तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज ये मोनोसैकेराइड्स के उदाहरण होते हैं। और जो मोनोसैकेराइड्स है सिंपल शुगर होती है। इसी तरह से जो डाइसैकेराइड्स है इसमें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये इसके उदाहरण होते हैं। तो ये डाइसैकेराइड्स एक तरह से ओलिगोसैकेराइड्स ही है, जिसे हमने समझाने के लिए अलग रखा हुआ है। मतलब कई बुक्स में आपको जो डाइसैकेराइड्स है ये ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर ही मिल जाएगा। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स इसी प्रकार से आगे आएंगे। जितने भी ये उदाहरण बता रहे हैं डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब आगे इसी प्रकार से आएंगे। तो ये जो डाइसैकेराइड्स है ये ओलिगोसैकेराइड्स का ही भाग था, जिसे हमने अलग रखा हुआ है ताकि आपको ठीक से समझाया जा सके। क्योंकि डाइसैकेराइड्स ट्राई, टेट्रा और उसके आगे जो आते हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जो पॉलीसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, काइटिन है आदि पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण होते हैं। चलिए अब इन सब के बारे में डिटेल से आपको समझा देते हैं। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है इसका शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था कि कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। और जैविक कार्यों के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। जैविक कार्यों के लिए कोशिकीय ईंधन के रूप में, अर्थात ये सभी जीवों के द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट इन तीनों के मिलने से बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसकी कितनी कितनी मात्रा होती है। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः 1:2:1 होता है। और इसीलिए इन्हें कार्बन के हाइड्रेट कहा जाता है अथवा कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अगर रासायनिक रूप से देखा जाए तो रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। रासायनिक रूप से एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। और इनका सामान्य सूत्र मैंने बताया CnH2ON होता है, सामान्य सूत्र होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के कार्यों को जानने से पहले इसके प्रकारों को समझा देते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि शर्करा के आधार पर कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड्स, फिर डाइसैकेराइड्स, फिर ओलिगोसैकेराइड्स, फिर पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं। अगर डाइसैकेराइड्स को ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर रखें तो 3 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। अब सबसे पहले इनमें से मोनोसैकेराइड्स को समझ लेते हैं। तो देखिए ये सरल शर्कराएं होती हैं। जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये सरल शर्कराएं होती हैं, मतलब मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर होती है। और इनका सामान्य सूत्र CnH2nON होता है, H2nON। और मोनोसैकेराइड्स में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 7 तक होती है। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 7 तक होती है। और कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड्स को कई भागों में बांटा गया है। अगर इसके वर्गीकरण को देखा जाए, क्लासिफिकेशन को देखा जाए, चाहे आप कई भाग कह दीजिए,
तो इसमें से देखिए पहला है ट्रायोसिस, फिर टेट्राओसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस। तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर है। जिसमें कार्बन परमाणु 3 है उसे ट्रायोसिस कहा गया है, जिसमें 4 है वो टेट्राओसिस हो गया है, और जिसमें 5 है वो पेंटोसिस हो गया है, जिसमें 6 है वो हेक्सोसिस हो गया है, जिसमें 7 है वो हेप्टोसिस हो गया है। अब इनके उदाहरण भी एल्डोस फॉर्म में लिखे गए हैं सामने, और इधर कीटोन फॉर्म में लिखे गए हैं। अब मोनोसैकराइड्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हेक्सोसिस के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज ये मुख्य शर्कराएं हैं, हेक्सोसिस की शर्कराएं हैं जो मोनोसैकराइड्स के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें से सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में समझ लेते हैं। तो इसे अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा, क्योंकि अंगूर में सबसे ज्यादा पाई जाती है ये। या इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, डेक्सट्रोज भी कहते हैं, इसका नाम होता है। और यह कुछ फलों जैसे अंगूर है और शहद है, इसमें फ्रक्टोज के साथ मिलता है। और शरीर में रुधिर तथा पाचन के समय आंत्र में भी यह पाया जाता है। रुधिर और पाचन के समय आंत्र में। और जो डायबिटीज के रोगी होते हैं, मधुमेह रोगी होते हैं, इनके मूत्र में अधिकता में ग्लूकोज पाया जाता है, जो डायबिटीज के रोगी होते हैं। और आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट जब पाचन होता है उसका, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। रुधिर द्वारा अवशोषित होकर यह शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता रहता है। रुधिर के द्वारा अवशोषित हो जाता है और शरीर की समस्त कोशिकाओं में लगभग में पहुंचता रहता है, जहां पर इसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उसी ऊर्जा को एटीपी कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। अगर फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज इसे फ्रूट शुगर कहा जाता है, फ्रूट शुगर, या लेविलोज भी कहते हैं, लेविलोज के नाम से भी जाना जाता है। यह कीटो शर्करा होती है, कीटो, और यह फलों, फूलों के रसों और शहद में पाई जाती है। फलों में, फूलों के रसों में और शहद में मिलती है। सबसे अधिक मीठी होती है यह। फिर तीसरा है ग्लैक्टोज। तो यह दुग्ध शर्करा या लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। और पाचन के समय लैक्टोज का प्रत्येक अणु ग्लूकोज व ग्लैक्टोज के साथ एक एक अणु में टूट जाता है और उपयोग में लाए जाने से पहले यह ग्लूकोज में बदल जाती है। चलिए अब डाइसैकराइड्स पर आते हैं। तो देखिए जो डाइसैकराइड्स है ये दो मोनोसैकराइड्स अणुओं के जुड़ने से बनते हैं। डाइसैकराइड्स कब बनते हैं? जब दो मोनोसैकराइड्स अणु आपस में जुड़ जाते हैं तब डाइसैकराइड्स बनते हैं। और इनका सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है। और ये जल में विलेय होते हैं तथा स्वाद में मीठे होते हैं। माल्टोज या माल्ट शर्करा, सुक्रोज या सामान्य शर्करा तथा लैक्टोज या दुग्ध शर्करा महत्वपूर्ण डाइसैकराइड्स होते हैं। यानी माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये महत्वपूर्ण डाइसैकराइड्स होते हैं। डाइसैकराइड जो होता है ये मोनोसैकराइड के दो अणुओं से मिलकर बना होता है। और डाइसैकराइड में पहला उदाहरण अगर सुक्रोज को देखा जाए तो यह गन्ने, चुकंदर, गाजर तथा मीठे फलों में पाया जाता है। पहला उदाहरण क्या है? सुक्रोज है, गन्ना में, चुकंदर में, गाजर में और मीठे फलों में मिलता है। अगर माल्टोज को देखा जाए तो यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, यह बीजों की जो शर्करा होती है उसमें या माल्ट शुगर के रूप में पाया जाता है, जैसे मुख्यतः जौ में पाया जाता है। और इसी तरह से अगर लैक्टोज को देखा जाए तो यह शुद्ध दूध में पाई जाती है और ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज अणुओं के मिलने से बनती है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज अणु मिल जाते हैं तो लैक्टोज बन जाती है और यह कम मीठी होती है और पौधों में पाई जाती है। चलिए अब ऑलिगोसैकराइड्स के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए पेंटोज मोनोसैकराइड्स जैसे राइबोज है, जाइलोज है तथा हेक्सोज मोनोसैकराइड्स जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, ग्लैक्टोज है, ये दोनों इकाइयां एक ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ जाती हैं। ये दोनों इकाइयां जो हैं ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ जाती हैं और जुड़कर कार्बोहाइड्रेट के बृहद अणु का निर्माण करती हैं या ऑलिगोसैकराइड्स का निर्माण करती हैं। और ऑलिगोसैकराइड्स अणु 2 से 9 मोनोसैकराइड्स अणुओं के जुड़ने से बनता है या 3 से 9 मोनोसैकराइड्स अणुओं के जुड़ने से बनता है। और मोनोसैकराइड्स की इकाइयों की संख्या के अनुसार डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड आदि कहलाते हैं ये। चलिए अब पॉलीसैकराइड्स पर आते हैं। तो पॉलीसैकराइड्स जो हैं ये अनेक मोनोसैकराइड्स अणुओं के मिलने से बनते हैं।
पॉलीसेक्राइड्स अनेक मोनोसेक्राइड्स अणुओं के मिलने से बनते हैं और पॉलीसेक्राइड्स को ग्लाइकन्स भी कहते हैं, ग्लाइकन्स। और ये मोनोसेक्राइड्स के बहुलक हैं, जैसे मैंने बताया अनेक मोनोसेक्राइड के अणुओं से मिलने से बनते हैं, मतलब मोनोसेक्राइड्स के बहुलक होते हैं। और इनमें 10 से लेकर कई हजार तक मोनोसेक्राइड अणु ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। 10 से लेकर के कई हजार तक मोनोसेक्राइड अणु ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी ग्लैक्टोज, मैनोज आदि इनके निर्माण में भाग लेते हैं। और आपको बता दें कि इनकी श्रृंखलाएं जो होती, जो इनकी चेन होती हैं, वो साखित या असाखित या सूत्र की तरह से हो सकती हैं, यानी उसमें बहुत सारी शाखाएं भी हो सकती हैं या लंबी एक लाइन के रूप में हो सकती हैं। ये जल में अविलेय होते हैं और कोलाइडी घोल बनाते हैं। इनका स्वाद मीठा नहीं होता है और इनका आणविक भार बहुत अधिक होता है। इनमें मंड या स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, इसी प्रकार से सेलुलोज और काइटिन आता है। अगर मंड की बात की जाए तो ये सभी प्रकार के अनाजों, बहुत सी सब्जियों, विशेषकर आलू और शकरकंद में पाया जाता है। मंड जो है ये पादपों का संचित पॉलीसेक्राइड होता है, पादपों का संचित पॉलीसेक्राइड। अगर ग्लाइकोजन की बात की जाए तो यह जंतु के शरीर में संचित अवस्था में रहता है और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है, यानी जंतुओं के शरीर में इकट्ठा रहता है। ग्लाइकोजन जो है ये जंतु ऊतकों का आरक्षित ईंधन है, इसीलिए इकट्ठा रहता है। कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, इसे जंतु मंड भी कहा जाता है या एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। और इसमें अगर तीसरे को देखा जाए सेलुलोज को, तो ये वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भित्ति इसी की बनी होती है, यानी वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। या कह लीजिए कि सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। जो सेलुलोज है ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है और यह पौधों का एक प्रमुख संरचनात्मक पॉलीसेक्राइड्स है, इसलिए कहा गया वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भित्ति इसी की बनी होती है। ये इसीलिए ये वनस्पतियों में मिलता है और जल में अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुलता है। और लकड़ी में 50% तथा कपास में 90% तक सेलुलोज होता है। लकड़ी में लगभग में 50% और कपास में लगभग में 90% तक सेलुलोज होता है। अगर पॉलीसेक्राइड्स में अगला उदाहरण देखा जाए काइटिन, तो ये कुछ आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के बाह्य कंकाल में पाया जाता है। या कह लीजिए कि जो आर्थ्रोपोडा जंतु हैं इनका बाह्य कंकाल की जो भित्ति होती है वो काइटिन की ही बनी होती है। और आपको बता दें यह जल में अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुलता है। आशा है आप सभी लोगों को कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।